आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट वी हैव नाउ। ओरिजिनल स्टोरी बताऊंगा। अक्सर लोगों के दिमाग में यही होगा कि जो ग्रेविटेशन की स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जस्ट एप्पल के फॉल से। ठीक है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक एप्पल गिरा और न्यूटन ने बोला दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। बट आप रियलिटी में जाओगे, इंसाइक्लोपीडिया में जाओ, आपको पता चलेगा कि वो ग्रेविटेशन जो बदनाम किए हुए हैं एप्पल के नाम से हर बुक में नजर आता है, वो रियल स्टोरी है ही नहीं। कुछ एप्पल से कोई जुड़ा हुआ कोई स्टोरी है ही नहीं यार। बट फर्क ये है कि इंग्लैंड में क्या है भाई, एप्पल ट्रीज हुआ करते थे, तो वहां पर भाई हर चीज, कोई भी चीज हो तो ऊपर से नीचे ही गिरती थी। तो न्यूटन के दिमाग में वो ख्याल आया कि क्यों गिर रही है, और वहीं से ये समझ लो इसका रिसर्च जारी रहा। और लगभग 22 ईयर्स के बाद पता चला कि ये क्यों गिर रहा था, ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें पूरा उसका जवाब मिला। हालांकि देखा जाए उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। न्यूटन ने कोई मतलब अलग से कुछ काम नहीं किया। कुछ साइंटिस्ट हैं जो लगभग 100 साल पहले से उसी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, उसी से रिलेटेड बातें कर रहे थे। उन्हीं को उठाकर न्यूटन ने एक, समझ लो क्या है, मलाई खा लिया न्यूटन ने। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, उन्हीं सब चीजों को कंबाइन करके जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कहां से ये कॉन्सेप्ट आया, रियलिटी क्या है, ठीक है, शुरुआत कहां से होती है। तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये आज हम आपको पता चलेगा ओरिजिनल ग्रेविटेशन हिस्ट्री। ठीक है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो कहां है ग्रेविटेशन की, उसको सबको बताना चाहिए। ये हिस्ट्री यार जस्ट एप्पल के नाम से सिर्फ बदनाम करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिसर्च इतनी बड़ी सी ऐसे ही बस ऐसे बैठे हो और ऐसे नहीं हो जाता यार। ठीक है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ चीजों को आप ऐसे ही मत डाइजेस्ट किया करो, थोड़ा सा उस पर सर्च करो। तो देखो शुरुआत कहां से होती है, जब अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर, यहां पे मैंने पूरा एक चार्ट बना डाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट से क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो एक अरिस्टोटल, तो आपने नाम सुने होगा, अरस्तु। ठीक है, एक बहुत ही फेमस समझ लो फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ये लगभग 384 बीसी के रहने वाले, 384 बीसी मतलब लगभग ये मान सकते हो यार 2400 साल पहले। ठीक है, बिकॉज ऑफ 384 बीसी मतलब भाई अभी तो 20th सेंचुरी चल रहा है। ठीक है, 2000 से भी 300 साल पहले, तो उसके मतलब क्या हुआ भाई 400 साल पहले, तो यानी 2400 साल पहले। तो अरिस्टोटल जो है वो एक फिलोसफर थे, बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने तरीके से बोला, एक फिलॉसफी दे दिया। फिलॉसफी कोई जरूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से फिलॉसफी दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत सारी फिलॉसफी उनकी क्या है पूरी गलत निकली। जब साइंस आई, साइंस तरक्की किया, तो उनकी पूरी फिलॉसफी गलत हो गई। हालांकि बहुत काफी दिनों तक, लगभग कई सालों तक यार, लगभग 2000 साल तक लगभग इनकी बातों को एक्सेप्ट किया गया कि भाई कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ले लिया जाए, एक हैवी ऑब्जेक्ट लिया जाए और एक जो है लाइटर ऑब्जेक्ट लिया जाए, तो वो क्या करेंगे, मान लो एग्जांपल के लिए एक हैवी और एक लाइटर ऑब्जेक्ट को, दोनों को एक साथ में गिराएंगे। तो अरिस्टोटल क्या बोल रहे थे कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरेगा, हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा लेट में गिरेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या भाई ये तो ध्यान नहीं दिया होगा कि फ्रिक्शन, एयर का भी फ्रिक्शन होता होगा। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा बस भारी है तो पहले गिरेगा। समझ लो ऐसा हुआ कि जैसे फेदर को गिराओ, फेदर को ले लो और कोई पत्थर ले लो तो फेदर उड़ता रहेगा। तो उनके दिमाग में आया होगा कि नहीं यार, उसके मतलब उन्होंने फिलॉसफी दे दिया कि मतलब भारी चीज पहले गिरती है। रियलिटी ऐसी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अब इस पर रिसर्च हुआ है, इसी पर रिसर्च होते होते कहानी आई है। लेकिन उससे पहले अरिस्टोटल एक बात और बोले, दोनों बातों को पैरेलल लेके चलना होगा, तभी जाके स्टोरी समझ में अच्छे से आएगी। फिर अरिस्टोटल बोल रहे थे कि जो कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरेगा। दूसरी बात, ये जो अर्थ है हमारा, वो एक सेंटर है, पूरे यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, और जितना भी सन हुआ, प्लैनेट्स हुए, वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला बता, दैट इज कॉल्ड जियोसेंट्रिज्म। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है, जियो मतलब अर्थ, एंड सेंट्रिक थ्योरी मतलब भाई कि अर्थ ही सेंटर है यूनिवर्स का।
ठीक है, उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया और उस चीज को लगातार एक्सेप्ट किया जा रहा था, कोई ऑब्जेक्शन उस पर चल नहीं रहा था। ठीक है, एक साइंटिस्ट, ठीक है, ये निकोलस कोपर्निकस, तो निकोलस कोपर्निकस एक साइंटिस्ट जो पोलैंड के रहने वाले थे। इवोल्यूशन स्टार्ट होता है रियल में मैं बताऊं यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जितने भी साइंटिस्ट, शुरुआत होती है निकोलस कोपर्निकस से, और उन्होंने इनको पहले रॉन्ग किया, उनकी बात को तो ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद आगे यहीं पे इवोल्यूशन चालू हो गया कि नहीं, अर्थ भाई सेंटर हो नहीं सकता, कुछ वजह है। सर्च करना चालू किए, पूरी कहानी इंग्लैंड में चालू हुई और इंग्लैंड में खत्म हो गई न्यूटन के जरिए। न्यूटन ने बताया, उसका रीजन बता दिया। ठीक है, तो देखो निकोलस कोपर्निकस जो है उन्होंने क्या बोला कि अर्थ जो है ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो सकता, बल्कि जो है हमारा सन, वो क्या है भाई, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। और जितनी भी चीजें हैं, अर्थ हुआ, जितनी भी चीजें हैं वो क्या काम करती हैं, वो घूमती है। जितनी भी चीजें, अर्थ हुआ या कोई भी प्लेनेट हुआ, वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिज्म या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। याद रखना, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या होता है भाई, कि जो हमारा अर्थ है और ये जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ना कि जो है सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इनकी बात को कोई खास ध्यान तो नहीं दिया गया। ठीक है, बोल दिए। अब बात यह है कि ये भी क्रिश्चियन ही थे, लेकिन सवाल यह है कि ये एक अमीर खानदान के थे, तो इसलिए उनको कहीं जेल में ही डाला गया, गैलीलियो की तरह। आपको बताऊंगा, गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ अर्थ है, जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, वो अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ चीजें घूमती हैं। अब बाइबल के खिलाफ होगा भाई, तो जाहिर सी बात है, लोग क्या होते हैं, एक्सट्रीमिज्म होते हैं। अरे भाई, जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये गलत था तो उसके मतलब क्या, तो उसको सुधार करते। हो सकता है वर्सेस को समझने में गलती हो रही होगी, तो उसको आप सुधार करने की बजाय जेल में थोड़ी ना डाल सकते हो। तो गैलीलियो को तो जेल में डाल दिया गया था यही बात बोलने से, और उन्होंने तो, गैलीलियो ने तो इसको एग्जैक्टली प्रूव करके दिखाया कि हाँ, अर्थ जो है सेंटर नहीं है और किसी भी यूनिवर्स का, एग्जैक्टली उन्होंने बताया। बहरहाल आगे हम देखेंगे वो सारी चीजें। उसके बाद एक बहुत अमीर आदमी जिसका नाम था टिको ब्राहे। ठीक है, टिको ब्राहे एक अमीर आदमी था, डेनमार्क के रहने वाले एक अमीर आदमी, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, उनका नाम ही है भाई लाइफ टाइम एस्ट्रोनॉमर। जिंदगी भर के लिए वो पूरी एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में पूरा जस्ट नेकेड आईज से ही देख देखकर स्टार्स को देख रहे, कहां पे कैसे मूव कर रहा है, अर्थ कैसे फिर मूव कर रही होगी, इन चीजों को नेकेड आईज से। यार उस वक्त टेलीस्कोप का रिसर्च ही नहीं हुआ था, टेलीस्कोप का आइडिया उन्होंने दिया कैसे देखा जाए, क्या किया जाए, लेकिन उनके जमाने में रिसर्च नहीं हुआ था, टेलीस्कोप के बारे में सर्च तो नहीं हो पाया था। ठीक है, टेलीस्कोप तो किसने, जो है हैंस लिपर्सी, ठीक है, लिपर्शे एक साइंटिस्ट थे, नेदरलैंड के रहने वाले, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने सबसे पहले इन्वेंशन किया टेलीस्कोप। लोग ये भी बहुत बदनाम किए हुए हैं कि टेलीस्कोप गैलीलियो ने इन्वेंशन किया है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं किया यार, सबसे पहले हैंस लिपर्शे ने किया। उसके बाद उसका इस्तेमाल करके ऑब्जर्व किया यूनिवर्स को, किसने, गैलीलियो ने। एक साल बाद 1609 में, और टेलीस्कोप रिसर्च हुआ था 1608 में। ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सब गलत फहमी है, इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत गलत फहमी होती है, उसको सही करना है। तो ये लेक्चर में सारी चीजें, आप सारा प्रॉब्लम वो आपको जो है क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये एक टिको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे, डैनिश एस्ट्रोनॉमर। डैनिश मतलब जो डेनमार्क के रहने वाले होते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर थे। वो लगभग 15 दिसंबर 1546 और 24 अक्टूबर 1601 तक उनकी जिंदगी रही। तो ये जस्ट निकोलस कोपर्निकस के बाद समझ लो टिको ब्राहे ने पूरा जो है एस्ट्रोनॉमी ये सर्च करने का कि भाई अर्थ है कैसी, या अर्थ सेंटर है, या सन सेंटर है, या रियल में है क्या। उन्होंने पूरी जिंदगी, अभी भी इनका ये पूरा किला मौजूद है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, टिको ब्राहे जो फोर्ट है जहां पे वो रहते थे, वो पूरा किला अभी भी मौजूद है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था उन्होंने,
वो पूरा एक आयरलैंड का समझ लो उस वक्त जो भी एक इकोनॉमी थी उसका 1% समझ लो इनको दे दिया गया था। और वहां पर उन्होंने पूरा फुल टाइम एस्ट्रोनॉमिक फुल टाइम रिसर्च करना चालू किया और उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च कर डाला। उन्होंने जो है ये निकोलस कोपर्निकस थ्योरी, ये जो हमारा हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी थी उसको तो सपोर्ट किया, लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं माना कि जो है सेंटर ऑफ जो यूनिवर्स है वो सन है और बाकी अर्थ या प्लैनेट्स वो चारों तरफ घूम रहे। उन्होंने इस बात को नहीं माना, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं माना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अर्थ है ये सेंटर है। देखो बात को समझो, निकोलस कोपर्निकस बोले कि नहीं भाई, उल्टा बोल दिए कि अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है, सन सेंटर है और अर्थ या सारी चीजें उसके चारों तरफ घूम रही है। लेकिन ये जो टीको ब्रहे थे उन्होंने बोला कि नहीं, अर्थ जो है एक जगह फिक्स्ड है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है, इन्होंने जो सपोर्ट किया वो जियो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब क्या कि अर्थ को तो कांस्टेंट रख दिया और बाकी सारी चीजों को क्या किया, उसके इर्द गिर्द घुमा दिया, ठीक है। उनका ये कॉन्सेप्ट हुआ। इनका भी कॉन्सेप्ट गलत ही रहा। लेकिन देखो इवोल्यूशन कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है, कैसे बदलाव हुआ देखो ना। उसके बाद यहां पे फिर उन्होंने बहुत रिसर्च में काफी ज्यादा, वो पूरी जिंदगी जो इंसान एस्ट्रोनॉमी में ही गुजार रहा हो तो अंदाजा लगाओ यार कि मतलब वो कितना आगे जा चुका होगा, कितना कुछ सोच चुका होगा, कितना कुछ बना चुका होगा। तो इन्होंने टेलीस्कोप का जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया था। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये अल्केमिस्ट, आप जानते हो कि अल्केमिस्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पूरा ये रिसर्च कर रहे थे जिंदगी में। और उन्होंने ये जो ऑर्बिट है कि मतलब ये जो अर्थ है, ये सेंटर, ये जो अर्थ है या हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये जो घूम रहा है, इनका जो रिवॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, एकदम सर्कल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिकल है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या है भाई, बीच ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ है। मतलब क्या है, एलिप्टिकल शेप में चलता है। तो एलिप्टिकल जो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट है, किसी भी अर्थ का ले लिया जाए, ठीक है। जो अर्थ हमारा घूमता है सन के चारों तरफ, तो वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, टीको ब्रहे ने। अब ये काफी ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था योहानस केपलर, ठीक है। योहानस केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने 1600 सेंचुरी में टीको ब्रहे के साथ में ज्वाइन कर लिया एज अ असिस्टेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट के जो है तौर पे वो क्या किए, योहानस केपलर टीको ब्रहे के साथ जो है शामिल हो गए और उनके साथ रिसर्च करने के लिए रेडी थे टीको ब्रहे के साथ में। और हुआ क्या इत्तेफाक से कि जस्ट जैसे ही योहानस केपलर जैसे ज्वाइन किए टीको ब्रहे को, टीको ब्रहे की डेथ हो गई 1601 में। यानी 1600 में जो है योहानस केपलर टीको ब्रहे को ज्वाइन किए और जस्ट 1601, एक साल बाद ही डेथ हो गई किसकी, टीको ब्रहे की। अब वो जो पूरा सब कुछ रिसर्च था, वो जो पूरा किला था, वो सब का सब किसके हाथ में आ गया, किसके हाथ में आ गया, केपलर के। किस्मत देखो, इसको बोलते किस्मत। लोग तो बोलते हैं भाई कि केपलर ने जहर मिला के मार डाला टीको ब्रहे को। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैंने सुना हुआ है कि मैंने देखा है बहुत सारे मतलब ब्रिटिश उनकी हिस्ट्री में वो लोग बोलते हैं कि यार हो सकता है कि कुछ केपलर ने ही ऐसा किया हो, क्योंकि टीको ब्रहे के पास बहुत कुछ हो चुका था। सोचो कि जिसने जिंदगी भर पूरा रिसर्च किया एस्ट्रोनॉमी पर, तो कहीं ना कहीं उसके पास बहुत कुछ डेटा था। तो एक प्लान के साथ किया था और रिवील करने वाले थे बहुत सारा प्लान। लेकिन वो क्या हुआ कि जैसे ही केपलर ने ज्वाइन किया, एक साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो जो भी डेटा था टीको ब्रहे का, वो पूरा किसके पास आ गया भाई, केपलर के पास आ गया। और यकीन करो कि जस्ट 9 साल बाद केपलर ने जो है प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया। अंदाजा लगा, ये बात थोड़ी सी समझने की है कि जस्ट 9 साल बाद, यानी 1601 में उनकी डेथ हुई
9 साल बाद क्या, 8 साल बाद, 8 साल बाद 1609 में इन्होंने जो है एक प्लेनेटरी मोशन दिया और एक बुक पब्लिश की, एस्ट्रोनॉमिया नोवा करके एक बुक जो है उन्होंने पब्लिश किया, जो योहानस केपलर ने, और उन्होंने दिया प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन में सबसे पहले जो 1609 में 2 लॉ दिया था, आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है अपना केपलर का, वो 3 है। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहला क्या है, हमारा की जो अर्थ है, सबसे पहला क्या है भाई कि जो हमारा अर्थ है या कोई भी प्लेनेट हो वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने बोला लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया भाई क्या है कि अगर कोई भी जो है कोई भी प्लेनेट हो वो सन के चारों तरफ जब घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। उसके बाद ये 1609 में दिया। उसके बाद 1621 में, बहुत दिन बाद यार, अगर देखा जाए तो कितना, लगभग 11-12 साल बाद फिर 1621 में थर्ड लॉ दिया। वो क्या है भाई, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कि मतलब किसी भी प्लेनेट के टाइम पीरियड को वो कितने टाइम में घूमता है उसको पता लगाया जा सकता है। एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे बस इतना ही समझाना है, मेरा मकसद है कि क्या हुआ एक्चुअल में। तो ये बताया जाता है कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो केपलर ने दिया था वो कहीं ना कहीं टिको ब्रहे का ही था। क्यों? क्योंकि टिको ब्रहे के पास वो जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, कौन सा, इलिप्टिकल कॉन्सेप्ट, कि भाई जो कोई भी प्लेनेट हो वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये बातें हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जो केपलर है, उन्होंने कहीं ना कहीं टिको ब्रहे के डेटा को ही स्टील करके, चुरा करके उसी को ही आगे पब्लिश किया। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो रिसर्चर नहीं थे, उन्होंने भी काफी रिसर्च किया होगा, काफी तरीका अपनाया होगा, वही टिको ब्रहे के ही पाथ पर चलकर बहुत कुछ सीख कर अपने तरीके से बताया होगा, ठीक है। बहरहाल टिको, ये जो है योहानस केपलर, ये पूरा लॉज जो 3 लॉज दिए उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। और एक बात बता दूं कि ये 1609 में समझ लो, उसी दौर में गैलीलियो गैलीली, वो भी जर्मनी के रहने वाले, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली, सॉरी, इटालियन के रहने वाले, इटली के रहने वाले, ठीक है, इटली के रहने वाले गैलीलियो गैलीली, उसी वक्त समझ लो 1609 में ही जब ये पब्लिश किए इन्होंने लॉज, तो उस वक्त गैलीलियो गैलीली रिसर्च कर रहे थे टेलीस्कोप से कि भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं, लोग जस्ट नेकेड आंखों से बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा पाथ है, ठीक है, जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है, लोग बोल रहे, लेकिन रिसर्च नहीं हो पा रहा था एग्जैक्ट एविडेंस के साथ। अगर देखा जाए तो केपलर के ही जमाने में, समझ लो उसी सेम जमाने में गैलीलियो गैलीली भी थे, और केपलर भी एक एस्ट्रोनॉमर, लेकिन ये जर्मन के रहने वाले, और गैलीलियो गैलीली वो भी क्या है, वो इटाली के रहने वाले थे, पीसा शहर के, ठीक है। तो ये एक ही दौर के लोग हैं, देखो ना, अगर देखा जाए तो एक ही दौर के लोग हैं, दोनों एक ही दौर के लोग थे, ठीक है। तो ये दोनों ये अपना रिसर्च कर रहे थे, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन उस पर चल रहे थे, उनकी जिंदगी चल रही थी। इधर गैलीलियो गैलीली भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, किसमें, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो आ ही चुका था। तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने भाई देखा कि ये कॉन्सेप्ट देखा भाई कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स तो हो ही नहीं सकता है। तो इटाली में ये बात कोई बोलने वाला खुल्लम खुल्ला नहीं था, लोग और भी जगह पर आ चुका था ये कॉन्सेप्ट, जैसे पोलैंड हो गया, देखो डेनमार्क हो गया, जर्मन हो गया, ये सब बातें वहां पे चलने लगी थी। लेकिन जो इटाली है ये तो एक बहुत एक्सट्रीमिज्म समझ लो, वहां पे थे क्रिश्चियन लोग, तो वहां पे कोई अगर जानता भी रहा होगा तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट उसको पनिश किया जाता था, डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था, जीवन कारावास, डायरेक्ट लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो पेनाल्टी बहुत जबरदस्त थी। तो ये जो गैलीलियो गैलीली थे उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में। तो सबसे पहले इत्तेफाक ऐसा देखो, खुशकिस्मती की बात देखो कि ये जो टिको ब्रहे थे उन्होंने कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया था भाई कि टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हैंस लिपर्शे, ये डच साइंटिस्ट, डच मतलब भाई ये नेदरलैंड के रहने वाले थे। तो ये नेदरलैंड के रहने वाले थे। 1608 में इन्होंने रिसर्च कर दिया था भाई, ये इन्वेंट कर दिया था टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप तो पहले ही 1608 में आ चुका था, यानी जो है
इनके ये जब इंटरेस्ट लेने लगे गैलीलियो गैलीली, तो उस वक्त टेलीस्कोप आ चुका था। इनके पास बहुत आसानी हो गई। 1609 में इन्होंने अपना वही सेम टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट, लोग सोचते हैं कि टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन किया वो गैलीलियो गैलीली है। ऐसा नहीं है यार। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यूनिवर्स को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया, ना कि टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। ऐसा कुछ नहीं है। टेलीस्कोप को इन्वेंट करने वाला सबसे पहले हैंस लिपर्शे थे। अब जस्ट 1 साल बाद वो तो फैल गया भाई कि अरे बड़ी चीज, दूर की चीजों को देखा जा सकता है, तो अब आसानी होगी सारे साइंटिस्ट लोगों के लिए। यहां तक कि केपलर के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि उस वक्त तो केपलर भी थे। उन्होंने दो लॉ दे दिया था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड लॉ ऑफ एरिया, तो उन्होंने तो दे ही दिया था भाई। अब सवाल यह है कि अब इनके पास भी टेलीस्कोप आ चुका था, ओरिजिनल वाला जिसे देख सकते हो, और इनके पास गैलीलियो गैलीली के पास भी टेलीस्कोप आ चुका था। 1609 में, जस्ट 1609 में गैलीलियो गैलीली ने उस टेलीस्कोप का यूज किया और अच्छे से स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि ये जो प्लैनेट्स हैं और भी अर्थ की तरह प्लैनेट्स हैं, और उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। उन्होंने देखा कि ये जो अर्थ के पास एक मून है, उन्होंने देखा कि भाई एक जुपिटर प्लैनेट है, वो भी प्लैनेट है अर्थ की तरह, और उस पर 4 मून है। उन्होंने देखा कि भाई ये जो सैटर्न है उसके रिंग है, जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है, ठीक है, उसके पास रिंग टाइप बने हुए हैं। तो ये सब रिसर्च किया और इनके पास पक्का एविडेंस हो गया कि ये जो अर्थ है या जो भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। हीलियोसेंट्रिज्म थ्योरी को समझ लो 100% सपोर्ट करके एविडेंस के साथ उन्होंने जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि देख रहे थे भाई, जस्ट बोलना नहीं बल्कि दिखा दिए कि देखो कहां से कहां पोजीशन चेंज हो रहा है। अब ये एविडेंस देने के बाद जैसे इस बात को इन्होंने एक्सपोज किया गैलीलियो गैलीली, समझ लो बस अब क्या करना था, बाइबल के खिलाफ बात हुई तो आपको क्या मिलेगा? सजा। तो सजा अब इनको मिलना शुरू हो गई, तो सजा मिली इनको, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए तो लोग बोलते हैं गैलीलियो गैलीली को समझ लो क्या है, एक जेल में डाल दिया गया था जिंदगी भर के लिए, वहां समझ लो पैक कर दिया गया एक तरीके से, तो इनको सजा दिया गया था गैलीलियो गैलीली को। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको क्या है भाई, अपने घर में रहने के लिए बोल दिया गया था कि आप घर से कहीं भी और बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन ये भी क्या साइंटिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया और जियोसेंट्रिज्म का खात्मा अरिस्टोटल का जो था यहां एविडेंस के साथ खत्म हो गया। जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है और कहां पे खत्म हुआ है, बात को समझो। उसके बाद अब ये जो बात है हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर है हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले गिर जाता है, लाइट ऑब्जेक्ट बाद में गिरता है। ये कॉन्सेप्ट भी लगातार जारी था कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा और भारी ऑब्जेक्ट जो लाइट ऑब्जेक्ट जो रहेगा, हल्का ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो बाद में गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट चलता जा रहा था, सब लोग एक्सेप्ट करते जा रहे थे। गैलीलियो गैलीली जब एक बार चर्च से वापस आ रहे थे, देखो उसी जमाने की बात हो रही है जब भाई इन्होंने एक थ्योरी को तो डायरेक्ट रिजेक्ट किया। तो उसी दौर की बात है कि गैलीलियो गैलीली क्या है, एक बार चर्च से वापस आ रहे थे तो देखा कि भाई जो झूमर है उसका जो पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, तो झूमर एक पेंडुलम की तरह होता है कुछ इस तरीके से, है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि जब हवा स्लो चल रही है तो उन्होंने अपने नर्व्स का इस्तेमाल किया, तो देखा भाई पल्स, ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल किया तो देखा कि सेम टाइम में एक बार पूरा एक चक्कर लगाने में सेम टाइम लगा रहा है। फिर देखा कि और तेज हवा चल रही है, फिर भी एक टाइम लगा रहा है। तो हो क्या रहा है, इन्होंने आए घर पे आए और अपने दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि भाई एक काम किया, कई जो है पेंडुलम टाइप कई गोला ले लिया, जस्ट 1 2 3 4 कई अलग अलग वेट का, एक छोटा, एक और बड़ा, एक और बड़ा, अलग अलग साइज का उन्होंने क्या किया, पेंडुलम ले लिया और उसको देखा, रोटेट कर करके देखा तो देखा कि भाई एक ही टाइम लगा रहा है, चाहे वो बड़ा गोला हो चाहे वो छोटा हो, मतलब चाहे वो बड़ा मास का हो, हैवी मास हो, चाहे वो छोटा मास हो, सब का सब एक ही टाइम लगा रहा है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। उनके दिमाग में ख्याल आया ये क्या हो रहा है यार, मतलब मास
से तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका जो टाइम है वो मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उनके दिमाग में सोचा कि एक काम करो, लाओ भाई इसकी रस्सी की जो लेंथ है उसको बढ़ा के देखें। तो रस्सी की लेंथ को जैसे बढ़ाया तो देखा कि भाई टाइम पीरियड में बदलाव आ गया, टाइम जो है ज्यादा कम लगने लगा, टाइम ज्यादा लगने लगा जैसे लेंथ को बढ़ा दिए। तो ये टाइम ज्यादा क्यों लगने लगा? तो उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो आया ना, ये T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, जो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g, एक फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे चलकर हम लोग इसकी पूरी पूरी बात करते हैं। ऑसिलेशन एक चैप्टर पढ़ते हैं, ऑसिलेशन में ये सारी बातें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बहरहाल गैलीलियो गैलीली के दिमाग में ये चीज आया कि जो टाइम पीरियड होता है वो पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ अगर आप जो है चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। मास कितना भी चेंज करो, मास पर टाइम पीरियड नहीं बदलता, चाहे छोटा मास लगाओ चाहे बड़ा मास लगाओ। ये बहुत ही बड़ी चीज है। क्यों? उनके दिमाग में ये ख्याल से इनको समझ लो हैवी ऑब्जेक्ट के पास लेके गया। हैवी ऑब्जेक्ट का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया भाई, जस्ट ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की तरह कुछ बनाया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, ये लोग जो है इसको दिखाते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे रेडी किया, ठीक है। यहां पर क्या, एक स्फीयर को डाला और देखा कि लगातार जो डिस्टेंस है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको कोशिश किया निकालने का कि डिस्टेंस जो होता है, दूरी, वो टाइम पर कैसे डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया। हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में कभी, ठीक है। जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ये चैप्टर्स मोशन का है, मोशन में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल ये भी कॉन्सेप्ट गैलीलियो गैलीली ने दिया। गैलीलियो गैलीली जो है कुल मिला जुलाकर कोशिश कर रहे थे कि चाहे कोई भारी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई हल्की ऑब्जेक्ट हो, कोई कैसा भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो वेलोसिटी गेन है, स्पीड जो गेन हो रहा है कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं एक ही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि मतलब हम जैसे भारी ऑब्जेक्ट को और हल्के ऑब्जेक्ट को एक साथ में गिराते हैं, हो क्या जाता है कि एक साथ में गिरता है। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई भारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको टाइम लगता है, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है चलाने के लिए। आप जानते होंगे, कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं, अगर ट्रेन हो और कार हो तो ट्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव करने के लिए कार की स्पीड के यार। तो उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, उसके मतलब जो भारी ऑब्जेक्ट होता होगा, भारी ऑब्जेक्ट जो होता होगा उसके अंदर ज्यादा ही फोर्स लगता होगा, नीचे की तरफ जमीन जो उसको ज्यादा फोर्स से खींचती होगी, ताकि जो है हल्के ऑब्जेक्ट के अंदर कम फोर्स लगाती होगी, ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल एक्सेलरेशन से चलने लगे। और उस एक्सेलरेशन को आज हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गैलीलियो गैलीली निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है भाई, कि अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ज्यादा लेजीनेस होगा, उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो वो किसकी देन है, वो गैलीलियो गैलीली ने दिया। अब ये जो लास्ट में अगर देखा जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये निकालने की कोशिश की, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन उसमें एग्जैक्ट कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका, आइडिया तो जरूर दे दिया। यहां तक कि जो मैंने यहां पे लिखा है, देखो, आइडिया फॉर पेंडुलम टाइम, जो पेंडुलम टाइम का आइडिया है कहीं ना कहीं गैलीलियो गैलीली का ही दिया हुआ है। क्योंकि भाई टाइम का क्या कर रहे थे, जो टाइम मेजर कर रहे थे अपने पल्सेस से, ठीक है, नर्व्स से, पल्सेस से मेजर कर रहे थे टाइम को, और किसका इस्तेमाल करके, सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके। तो कहीं ना कहीं पेंडुलम का ही इस्तेमाल करके जो पेंडुलम वॉच, जो पेंडुलम क्लॉक हर जगह जो चल रही थी, वॉच नहीं, पेंडुलम क्लॉक जो हर जगह चल रही थी, आप देखते होंगे हर जगह पर, कहीं ना कहीं पुरानी सिटी में जाओगे पेंडुलम क्लॉक है, अभी भी चल रहे हैं हर जगह पर। तो ये पेंडुलम क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो गैलीली ने ही दिया, लेकिन इसको रिसर्च जो इसको इन्वेंट किया गया 1657 में, इनके गैलीलियो के मर जाने के कई साल बाद, लगभग 12 साल बाद, देखो ना। तो गैलीलियो के
मर जाने के बाद कई साल बाद, अगर देखा जाए 19 साल बाद लगभग, ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम क्लॉक आया। ठीक है, लेकिन दिया हुआ आइडिया किसका है भाई? गैलीलियो गैलीली का ही दिया हुआ आइडिया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें समझ लो। गैलीलियो की डेथ हो गई किसमें? 1642 में। डेथ जल्दी कर दो यार, नहीं तो हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गैलीलियो गैलीली इनके डेथ के जस्ट एक साल बाद, देखो ना 1642 और इस 1643, जस्ट एक साल बाद सर आइजैक न्यूटन का बर्थ हुआ। न्यूटन के बेटे आइजैक का बर्थ हुआ और वहां से साइंस की हिस्ट्री पूरी पूरी चेंज होने वाली थी। हालांकि अगर देखा जाए मेहनत तो इन सब ने किया था, लेकिन इसको एविडेंस के तौर पर पेश करने वाला इंसान वो थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के बारे में अगर बताया जाए तो देखा जाए तो यहां ये एक गरीब इंसान थे, ये सब तो बहुत अमीर लोग थे, ये तो अमीर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सर आइजैक न्यूटन ये एक ऐसी गुर्बत में पले हुए इंसान कि जैसे ही उनका बर्थ हुआ, जस्ट 3 महीने के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वो जस्ट ऊम में ही थे, पैदा ही नहीं हुए थे तब तक उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो मतलब ये जो न्यूटन है वो ग्रैंड पेरेंट के साथ उनका केयर किया गया और उसके बाद उनको एक किंग्स कॉलेज है, आज तो बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है वो, क्योंकि न्यूटन वहां पे पढ़ा करते थे, वहां पे उन्होंने स्टडी की। पहले स्कूल किंग्स स्कूल है, वहां पे पहले उन्होंने स्टडी की, उसके बाद जो है फिर ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए, कैम्ब्रिज कॉलेज, ठीक है, ट्रिनिटी द ट्रिनिटी कॉलेज या कैम्ब्रिज के नाम से भी पुकारते हैं उसको, जहां पे जवाहरलाल नेहरू पढ़ा करते थे, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर वो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, ठीक है, पढ़ाई करते रहे, 1665 में एक प्लेग आया। प्लेग मतलब कोरोना वायरस की तरह एक बहुत बड़ी बीमारी आई और उस बीमारी की वजह से इनको घर वापस आना पड़ा। मतलब ये इंसान ने जो है कहीं माँ बाप का कोई केयर नहीं पाया, ठीक है, तकलीफ झेली। इनके किसी रिलेटिव ने इनको एडमिशन वहां पे कराया था, फिर प्लेग आ गया और प्लेग में वो देखो, इसलिए बोलते हैं कभी कभी जो आपके पास जो गरीबी होती है ना, जो गुर्बत या परेशानी, वो सबसे बड़ा वजह बनती है कामयाबी का। तो कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी, इनका जो परेशानी थी जिंदगी में, वो बहुत बड़ा वजह बना। कोरोना वायरस जो आया है, आपने देखा कि कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया। कुछ लोग तो क्या पढ़ाई छोड़ दिए यार, टाइम पास किए, लेकिन न्यूटन जैसे लोग कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना की तरह वो भी बीमारी थी, एक प्लेग था जो फैलने वाली बीमारी थी, उस वक्त 2 सालों के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। न्यूटन ने 2 साल के अंदर उन्होंने ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये जो लाइट होती है इसके कलर्स जो होते हैं वो उसके 7 कलर्स होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म का इस्तेमाल किया। और कुछ लोग उसका मुखालफत कर रहे थे, नहीं अगेंस्ट में थे कि ये आप झूठ बोल रहे हो, लाइट के अंदर कलर नहीं होता है, ठीक है, लाइट जो है व्हाइट कलर की होती है। एक साइंटिस्ट जो इनका नाम था हुक, वो भी खुद उसके जो है खिलाफ थे। उन्होंने जो है कैलकुलस, एक मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच समझ लो डाल दिया भाई, उसका इन्वेंशन, उसका एक ब्रांच दे दिया, मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच, जिस पर आज पूरी समझ लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है पूरी उसी पर डिपेंडेंट होती है। तो उन्होंने मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, और उन्होंने उसी वक्त ये सोचा कि भाई ये कोई भी चीजें जो होती हैं वो नीचे जमीन की तरफ क्यों खींचती हैं, तो ये मून क्यों नहीं खींचता। ये सब उनके दिमाग में क्वेश्चन ये आया, और लोग सोचते हैं, यही मैं बात बोल रहा था कि लोग ये सोचते हैं कि एप्पल, उसी वक्त इंसान न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे और एप्पल गिरा और उन्हें सोचा कि भाई दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं थी। उन्होंने ये भी सोचा कि भाई कोई भी चीज, एप्पल ही नहीं, उस जमाने में एप्पल जो है, जाहिर सी बात है, इंग्लैंड भाई वहां पे ठंडा बहुत ज्यादा होता है, तो ठंड होने की वजह से वहां पे एप्पल काफी है, तो हो सकता है एप्पल ही रहा हो। तो एप्पल या कोई भी चीज जमीन की तरफ क्यों खींच रही है, इस पर सोचे। लेकिन ये कोई आसान सी टॉपिक नहीं थी, या फिर जो हमारा मून है वो जमीन की तरफ खींच क्यों नहीं जा रहा है, कैसे गोल गोल घूम रहा है, पक्का है कि घूम रहा है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, फिर गिर क्यों नहीं रहा है, तो एप्पल क्यों गिर रहा है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उनके दिमाग में आया न्यूटन के, और उस पर रिसर्च करना चालू किया। अरे यार 22 साल तक सोचो उन्होंने रिसर्च किया, और 1687, देखो ना कितना फासला है, लगभग 22 इयर्स के बाद एक बुक लिखा उन्होंने जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उस बुक के अंदर ग्रेविटेशन का जिक्र है,
लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अंदाजा लगाओ, लोग बोलते हैं एप्पल और उसके बाद ग्रेविटेशन, सेकंडों में काम कर देते हैं। ऐसा नहीं, पागल बनाना चाहिए। रियलिटी कहां से स्टार्ट होती है, बात को समझो। मैंने ये पूरा ये जो कॉन्सेप्ट मैप क्यों बनाया है, कुछ वजह है, ताकि आपको देखो हिस्ट्री सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि जस्ट हीलियोसेंट्रिज्म को समझाकर फिर मैंने ग्रेविटेशन, अगर देखा जाए ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वो गैलीली से हुआ, लेकिन उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब जो तरीका है, आखिरकार ये जो मान लो जो इलिप्टिकल मोशन है, ये सब प्लैनेटरी मोशन है, ये सब कहीं ना कहीं हीलियोसेंट्रिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट उठाकर ग्रेविटी से जुड़ता है, और फिर जब जाके ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आप डायरेक्ट एक नहीं बोल सकते हो, हैवी फॉल और लाइटर ऑब्जेक्ट एंड जो है हैवियर ऑब्जेक्ट, उनको अगर आप डायरेक्ट दोगे तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं और से स्टार्ट होता है और फिर उसका कहीं ना कहीं सुधार होते होते फिर ये कहानी पूरी स्टार्ट होती है। अब देखो 1687 में मैथमेटिक्स की जो है एक बुक, एक जो है लगता है कि ये मैथमेटिक्स है, लेकिन रियल में ये फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का, जो इस बुक के अंदर है, तो वो कॉन्सेप्ट आया और उस बुक के अंदर उन्होंने पूरी बात डिफाइन की है। मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि अंदाजा लगाओ कि न्यूटन के जमाने में सब कुछ आ चुका था, मतलब ये जो अर्थ है या जो भी प्लेनेट है, वो स्टार, वो जो भाई सन के चारों तरफ घूम रहे, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे, प्लेनेटरी मोशन आ गया था। ग्रेविटेशन, भाई जो हाइबियर ऑब्जेक्ट है वो पहले क्यों गिरता है, पहले नहीं गिरेगा, ये भी पता चल गया था, गैलीली ने बता दिया था, ठीक है। जी की वैल्यू यानी जो है स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश किया गया। टेलीस्कोप तो पहले से रिसर्च हो चुका था, भाई सब कुछ न्यूटन के पास था। उसके बाद न्यूटन ने फिर भी 22 साल लगाए, देखो प्लैंक के वक्त बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन ग्रेविटेशन के अंदर जो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1687 में बुक में पब्लिश किया। तो बड़ी बात है अगर देखा जाए कि ये ग्रेविटेशन क्या है भाई, कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए इन्होंने क्या किया, अगर बुक से ही खुद न्यूटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यूटन बोलते हैं कि हमने जो भी काम किया है कहीं ना कहीं उनके जो पहले साइंटिस्ट लोगों ने किया है उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। न्यूटन ने खुद से कुछ ऐसा नहीं किया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो न्यूटन ने मलाई खाया है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए योहानस केपलर, इन्होंने प्लैनेटरी मोशन दे दिया था पहले, तो कैसे मोशन, जो प्लैनेट होते हैं वो मोशन कैसे करते हैं, लेकिन उनका मोशन करने का वजह क्या है वो न्यूटन ने दे दिया। तो अगर प्लैनेटरी मोशन से इंस्पायर्ड होकर देखो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, कितने लॉज ऑफ मोशन है भाई, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, मतलब क्या भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी है तो रुकी रहना चाहिए, चल रही तो चलता रहना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। सेकंड लॉ क्या है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ज्यादा मास होगा तो उसको एक्सीलरेट कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मास होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट दिया। और किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाओगे तो आप पर फोर्स लगाएगी, उल्टा फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये कहीं ना कहीं प्लैनेटरी मोशन का ही समझ लो एक तरीके से उसी से इंस्पायर्ड होके दिया। उसके बाद इनर्शिया लॉ अगर जो दिया है वो गैलीली का दिया हुआ है। तो न्यूटन ने इन्हीं सब चीजों को उठाकर और अपने तरीके से, उनके जमाने में चीजें भी आसान हो चुकी थी, चीजें आ चुकी थी, तो उनको इस्तेमाल करके न्यूटन ने ये जो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक लिखा और उन्होंने दिया भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो जो दिया है यूनिवर्सल लॉ। क्यों? क्योंकि न्यूटन सोचे कि यार जो भी दुनिया की चीजें हैं, वो चाहे एप्पल हो जमीन पर गिर रहा है, चाहे वो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चल रहा है, चाहे ये जो अर्थ है मून के चारों तरफ चल रही है, या जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो आपस में कोई ना कोई एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो उन्होंने बोला कि जो कोई भी दुनिया के दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उनके सेंटर से सेंटर पर, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन्होंने बोला कि उनके वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो मास होंगे दो ऑब्जेक्ट के, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या भाई, कि यानी जो मास, दो मासेस अगर मान लो ज्यादा होंगे, दो मासेस अगर एग्जांपल के लिए एक मास छोटा सा है, एक मास बहुत बड़ा सा है, तो ये जो दोनों मासेस के अंदर, इनके अंदर एक खिंचाव होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। और इसको उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया और उन्होंने बोला कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर ज्यादा खिंचाव होगा। कैसे, उन्होंने बोला भाई F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर देखा जाए A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन के साथ चलना है, हैवी हो या लाइटर हो, तो हैवी को भी सेम चलना है तो उसको ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके एक्सेलरेशन बराबर हो पाएगा। यानी अगर मान लो एक ट्रेन ले लिया जाए, एक कार ले लिया जाए और दोनों को चलाया जाए, तो जो ट्रेन है उसको काफी फोर्स लगाना पड़ेगा कार की स्पीड से चलने के लिए। तो उन्होंने बोला यानी हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगाएंगे और लाइटर ऑब्जेक्ट कम फोर्स लगाएंगे। तो यही वजह है कि अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है और जो एप्पल है वो छोटा सा है, और अर्थ क्या करेगी, एप्पल को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर देखा जाए फिर कॉन्सेप्ट आ गया कि अर्थ बहुत बड़ी है तो मून भाई क्या है, उसके मुकाबले छोटा है, तो फिर मून कैसे अर्थ की तरफ नहीं गिर जा रहा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। न्यूटन ने इसको भी डिफाइन किया कि जैसे मान लो एक कैनन लिया जाए, किसी भी चीज को क्या काम करो, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है बाल्टी से पानी, सर्कस वालों को देखा होगा दिखाते हुए, बाल्टी में पानी रख देते हैं, उसके बाद ऐसे उसको जैसे ही मोशन में लाते हैं, देखते हैं कि पानी भाई गिरता ही नहीं है, वो पूरा मोशन में चलता रहता है। पानी गिरा क्यों नहीं ऊपर जाने के बाद, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा एक्सपेरिमेंट कुछ करके ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया तो ऊपर जाएगा, कोई एक बॉल डाला इधर से, ऊपर जाएगा नीचे चला आएगा, यहाँ पे मान लो गैप है तो ऊपर जाएगा नीचे चला आएगा, यहाँ पे गिरा ही नहीं, क्यों नहीं गिरा भाई, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरा जो वजह था, सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। और उन्होंने बोला भाई कि तब फिर ये जो सन है, सन तो बहुत ज्यादा मैसिव है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन है, तो फिर ये अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है। उन्होंने बोला नहीं, इसलिए नहीं खींच रहा है क्योंकि सन और अर्थ की दूरी बहुत ज्यादा है। जो दूरी बढ़ने पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कम होता है। तो उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट दे दिया भाई कि दूरी बढ़ने पर जो फोर्स का अट्रैक्शन वो कम होता है, और वहां से ये कॉन्सेप्ट आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया जाए डिवाइड बाई r स्क्वायर। अगर अर्थ की बात करो, अर्थ की बात करेंगे बेटा, एक बात क्लियर मैं कर दूं, अगर कभी अर्थ की बात करेंगे खिंचाव का तो उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन अगर दो कोई भी चीज, ये मार्कर और ये मेरा हाथ, इनके बीच में खिंचाव है और इस खिंचाव का नाम उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। दो कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में खींचते हैं, उनकी दूरी को अगर बढ़ाया जाएगा तो वो कम होंगे उनका खिंचाव, और जो ज्यादा अगर दूरी को कम किया जाएगा तो ज्यादा होगा। तो फिर मेरा हाथ मार्कर को क्यों नहीं खींच ले रहा है, अरे यार ये वीकेस्ट फोर्स है। तो वीकेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, अगर देखा जाए इन द यूनिवर्स, अगर सबसे ज्यादा यूनिवर्स में अगर कोई वीकेस्ट फोर्स होता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो बेटा ये जी है ना, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। न्यूटन के 200 साल के बाद ये जी आया है, जी को कैलकुलेट किया हेनरी कैवेंडिश ने। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, छोटी छोटी बातों को जानना। लोग ऐसे फेंकते रहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है। और अगर मैं बताऊं, ये जो F है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है या डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। ये कहां से आया, ये केपलर्स के थर्ड लॉ से आया है। मैं आपको प्रूफ करूंगा कि भाई केपलर थर्ड लॉ से ये लाया गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो भी बातें होती है जस्ट ऐसे नहीं होती जैसे आपको लग रहा है, ठीक है। हिस्ट्री बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, बस हिस्ट्री ऐसे नहीं होती है, कुछ ना कुछ वजह होता है। पूरी बातें ये आने पर, न्यूटन को ये चीज लाने में, देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये पूरा लाने के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी गैलीली को पढ़ा, उन्होंने पूरा योहानस केपलर को पढ़ा, उन्होंने पूरा डैनिश ये जो है टिको ब्रहे और निकोलस कोपर्निकस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। इन सब को पढ़ने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट, इनके जमाने में चीजें आम भी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा चीज आसान भी हो चुका था। उसके बाद उनको यूज करके उन्होंने अपना लॉ दिया। तो लोग समझते हैं ग्रेविटेशन की हिस्ट्री बस ऐसे डायरेक्ट बताना शुरू कर देते हैं, एप्पल गिरा, उन्होंने सोचा क्यों गिर रहा है, तो दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और फिर उन्होंने बोला कि भाई जो चीजें जो भी होंगी वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी।
क्वेश्चन ऐसा नहीं है। सवाल ऐसा है कि गैलीलियो गैलीली ने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उन्होंने स्टडी करके उसके बाद लगभग 22 इयर्स में, देखो ना मैं एक प्लैग से जोड़ रहा हूं, न्यूटन उससे पहले जो सोच रहे होंगे, जो पढ़ते रहे होंगे वो अलग मसला है। प्लैग के अंदर उन्होंने काफी रिसर्च किया, प्लैग के अंदर ही उन्होंने सोचा भाई एप्पल जो है या कोई भी चीज नीचे क्यों गिर रही है, तो वहां से मैं जोड़ रहा हूं तो 22 इयर्स हो जाते हैं और 22 सालों में फिर ये जो एक कॉन्सेप्ट आया उनकी बुक में कि कोई भी दुनिया की चीजें होंगी आपस में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। और फिर कैपलर्स लॉ से ही, अभी यहां पे मैथमेटिकली मैं बताने लगूंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो कैपलर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का या डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है, इसको भी उन्होंने दिया, कैपलर थर्ड लॉ से ये बात आई। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन अगर मैं और ज्यादा बड़ा करूं तो बहुत कुछ इसके अंदर है जो बताने लायक है। यानी अगर मान लो एग्जांपल के लिए भाई आप कोई भी चीज को, मान लो एक हल्की चीज है और एक भारी है, उनको गिराओगे तो वो दोनों एक ही एक्सीलरेशन के साथ आती हैं। लोगों के पास गलतफहमी है कि एक ही फोर्स लगता है, बेटा एक्सीलरेशन एक होता है और एक्सीलरेशन एक होना मतलब वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। बात को समझो, आप क्या 9.8 से तो एक्सीलरेशन मेजर किया गया भाई कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो उसको उन्होंने जो है न्यूटन ने मेजर किया 9.8, एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले से निकल जाएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वो पूरा सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, कि एक्सीलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अर्थ पर होता है और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पर बदलता रहेगा। ये नहीं कि यहां पर फिक्स्ड है, पोजीशन बदलते रहोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता रहेगा। हाइट पर कम हो जाता है, डेप्थ पर कम हो जाता है, लैटिट्यूड पर कम ज्यादा होता रहता है। इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी बढ़ती है, यानी ग्रेविटी नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात को समझो। अब इनडायरेक्टली अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी तो आपका वेट भी क्या होगा, ग्रेविटी भी बढ़ेगा या घटेगा। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा है भाई कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो मास ना लिखकर ये जी हो जाएगा और ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो अगर ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा तो आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या करेगा भाई, वो घटेगा। यानी मून पर आप चले जाओगे तो आप पर जो फोर्स होगा वो कम लगेगा, चाहे भारी हो चाहे स्लो, चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, तो उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या लगेगा भाई, कम लगेगा। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेंगे। अगर मून पे चले जाओ 160 लगेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट से आज जो हमारे पास जो स्पेस जो है स्टेशंस हैं या स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनको लॉन्च करना, रॉकेट को लॉन्च करना, ये सब आसान हो गया सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को समझकर। ठीक है, तो बताने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पे खत्म करता हूं कि ग्रेविटेशन की हिस्ट्री कहां से रियल में स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है। खत्म तो बहुत अभी खत्म कभी नहीं होने वाली, चूंकि एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। दुनिया खत्म होगी तब जाके वो खत्म होगा, तो उसको खत्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आपको तसल्ली शायद हो सकता है कि ग्रेविटेशन की हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।